हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक बन गया है आज के संदर्भ में, जिससे आपको प्रत्येक परीक्षा में 20 से 25 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहे हैं। और फ्रेंड्स मेरा दावा है कि इस वीडियो में आपको ज़बरदस्त 25 MCQs मिलेंगे, और ये 25 MCQ जब आप वीडियो को देखेंगे तब आप इनको समझ पाएंगे, अर्थात इनका महत्व आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, ज़बरदस्त धमाके के साथ में आपको समझाएंगे भी और बताएंगे भी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को धुआं करने के लिए तैयार हो जाइए और इन 25 प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा। और मेरा दावा है इन 25 में से कम 2 या 3 प्रश्न अवश्य छपेंगे, चाहे परीक्षा किसी भी लेवल की हो, एग्जाम कोई भी हो। तो इसलिए फ्रेंड्स पर्यावरण एक ऐसा टॉपिक बन गया है जिससे हर एग्जाम में कई प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को धुआं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। आपके ऑप्शन है मछली, चमगादड़, व्हेल या फिर मनुष्य। फ्रेंड्स सबसे पहले यह समझ लीजिए कि स्तनधारी प्राणी कहते किसे हैं, ममेलियन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध भी पिलाता है, अर्थात जो प्राणी अंडे नहीं देता अर्थात बच्चे देता है लेकिन साथ ही साथ उन्हें दूध भी पिलाता है, तो ऐसा इनमें से कौन सा है। तो ऐसा ममेलियन है ऑप्शन नंबर ए, मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमगादड़ फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि चमगादड़ बच्चे देता है, न कि अंडे देता है, बच्चे भी देता है और अपने बच्चों को दूध भी पिलाता है। व्हेल भी है और मनुष्य भी है, तो इस कैटेगरी में मछली शामिल नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, साथियों सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझिएगा, पढ़िएगा और मेरे बातों पर गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वह कौन सा जरूरी कारक है जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न पर्यावरण उत्पन्न करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही घुमाने वाले प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, विकल्प हैं वायुमंडल का प्रभाव, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव, ओजोन परत का प्रभाव या फिर उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स यदि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आपको लास्ट में ये बताना है कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है। आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा और आप बताइएगा कि आपने अंत में 25 में से कितने आपने सही किए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। तो साथियों मानवीय क्रियाओं का प्रभाव कैसे, क्योंकि देखिए मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी क्रियाएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से करके पर्यावरण को पर्यावरण पर सीधा इफेक्ट डालता है, पर्यावरण को प्रभावित करता है। अब वायुमंडल का प्रभाव यह बिल्कुल नहीं हो सकता, ओजोन परत का प्रभाव यह प्रत्येक जगह पर अपना एक जैसे प्रभाव छोड़ेगा और वायुमंडल भी ऐसा ही है। लेकिन फ्रेंड्स मानवीय क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की क्रियाओं को संपादित करके पर्यावरण को प्रभावित करता है, अर्थात अलग अलग पर्यावरण क्रिएट करता है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में उपस्थित गैस है, कौन सी गैस है। ऑक्सीजन है, ओजोन है, हाइड्रोजन है या फिर नाइट्रोजन है। तो फ्रेंड्स यदि हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम जब लगभग 18 किलोमीटर तक जाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक क्षोभ मंडल मिलता है जिसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। और यही एक ऐसा मंडल है जिसमें लगभग सभी मौसमी प्रक्रियाएं होती है। धूल मिट्टी के कारण वर्षा की जो प्रक्रिया है वो सभी इसी क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, अर्थात सारी जो मौसमी घटनाएं हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही क्रिएट होती है। और इससे ऊपर जब हम बढ़ते हैं लगभग 50 से 60 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है फ्रेंड्स समताप मंडल। आप जब 50 से 60 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको 50 से 60 किलोमीटर पर क्या मिलेगा, समताप मंडल मिलेगा। और यहीं पर पाई जाती है ओजोन लेयर, ओजोन गैस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 50 से 60 किलोमीटर तक वायुमंडल में कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो वह है ऑप्शन नंबर बी, ओजोन गैस। और ओजोन गैस कैसे बनती है, जब ऑक्सीजन के साथ में, ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे बनती है O3, जिसे हम ओजोन गैस कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है, 5 करोड़ वर्ष, 4 करोड़ वर्ष, 6 करोड़ या फिर 7 करोड़ वर्ष। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। आपके कई प्रश्न कैसे बनेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी है यह सूर्य से लगभग कितने किलोमीटर की दूरी पर है।
तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि पृथ्वी सूर्य से कितनी किलोमीटर की दूरी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 15 करोड़। कितना फ्रेंड्स? लगभग जो अनुमानित है वह 15 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास, याद रखिएगा फ्रेंड्स, 15 करोड़। और दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि जो अर्थ है उसका एकमात्र सैटेलाइट कौन सा है, तो अर्थ का जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वह कौन सा है फ्रेंड्स? आप सभी जानते हैं वह है हमारा चंद्रमा, जिसे हम मून कहते हैं। और तीसरा प्रश्न यहाँ ये बनेगा कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, घूमती है, तो उससे क्या होता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे हमारे दिन रात बनते हैं, अर्थात तो दिन रात की प्रक्रिया संपन्न होती है वह घूर्णन के कारण होती है। और उसके बाद में एक होता है परिक्रमण, और परिक्रमण का मतलब है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब घूमती है, परिक्रमण करती है, तो वह परिक्रमण काल कहलाता है। और जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं। घूर्णन के कारण होते हैं आपके दिन और रात। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स? इससे ऋतुएं परिवर्तन होती है, जो ऋतुएं हैं वह बदलती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 करोड़ वर्ष। जो पृथ्वी की अनुमानित आयु है वह 5 करोड़ वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्य कारक का नाम बताइए जो प्रदूषण उत्पन्न करता है। समुद्री जीव, जानवर, मनुष्य या फिर फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य। देखिए, ना तो समुद्री जीव ऐसा है जो प्रदूषण उत्पन्न करेगा, न ही कोई जानवर ऐसे हैं जो प्रदूषण उत्पन्न करेंगे। यदि आप इसका राइट आंसर सोच रहे होंगे ऑप्शन नंबर डी, मुझे मालूम है कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं है, बात बिल्कुल सही है। जो यहाँ से निकलने वाला धुआं होगा वह अवश्य ही प्रदूषण उत्पन्न करेगा। लेकिन फ्रेंड्स आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझिए, ये पूछ क्या रहा है। इसने यहाँ पर ऑप्शन में मनुष्य भी दिया है, और मनुष्य मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा प्राणी है जो सारी गतिविधियों को अंजाम देता है। और आप समझिएगा, जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ लगाने का जिम्मेदार कौन है? मानव है। मानव ने फैक्ट्रियाँ लगाई, फैक्ट्रियों से धुआं निकला, तो जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा धुआं है उससे लिए भी तो कहीं ना कहीं मनुष्य ही जिम्मेदार है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा और वहाँ आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, डाउट में मत पड़िएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपनी गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषण उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र के तहत पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1970, 1971, 1972 या फिर 1973? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। अब इसको समझिएगा कैसे। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला बड़ा सम्मेलन कब? 1972 में। और कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 5 से 16 जून को आयोजित किया गया था। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और 5 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सन 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में ये जो है पर्यावरणीय मुद्दों पर पहला सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था। इसलिए पर्यावरण दिवस जो है हम 5 जून को मनाते हैं। और फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि जो पहला बड़ा सम्मेलन 1972 में आयोजित किया गया था वह कहाँ पर किया गया था? तो याद रखिएगा, स्टॉकहोम में किया गया था, जो कि स्वीडन देश में पड़ता है। और कब? 5 से 16 जून को 1972 में। तो आपको बता दें फ्रेंड्स, सम्मेलन को कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट या फिर स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था पहली बार? तो 1972 में हुआ था, 5 से 16 जून को हुआ था। और इसे दूसरे शब्दों में और क्या कहते हैं? और इसके स्थान पर आपको कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी आप विचलित मत होइएगा, ये सभी एक ही प्रकार से, एक ही तरह से, इसी प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार किस स्लोगन के तहत मनाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न आपको अक्सर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम आपके लिए ढूंढ कर ऐसे प्रश्न लाए हैं जो आपके लिए, आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। क्योंकि हमने वादा किया है आपसे कि सिलेक्शन आपको कराकर छोड़ेंगे और आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल नहीं देंगे जो आपका समय व्यर्थ करेगा। और हम आपको वही कंटेंट देंगे, वही क्वेश्चन देंगे जो आपको आने वाले परीक्षाओं में आएंगे या फिर आपके लिए यूजफुल साबित होंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल से, और ऐसे ही कंटेंट की वीडियोस आप देखते रहिएगा, आपको मिलती रहेगी।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक पृथ्वी। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब 5 जून को मनाया जाता है? 1974 में। केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, इस स्लोगन के तहत पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था फ्रेंड्स? पूछा जा सकता है। पहला बड़ा सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में हुआ था, स्टॉकहोम में, स्वीडन में। और कब से? 5 से 16 जून तक चला था। लेकिन फ्रेंड्स, जो विश्व पर्यावरण दिवस है जिसकी घोषणा हुई थी 5 जून से मनाने की, तो वह पहली बार कब मनाया गया था? वो पहली बार मनाया गया था 1974 से। 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, और जिसका स्लोगन क्या था? केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ, इसका स्लोगन था। यह भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पहली बार वेंगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को वैश्विक 500 पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? शायद बहुत से छात्र छात्राओं ने, भाई बहनों ने पहली बार ये प्रश्न सुना होगा कि वेंगरी मथाई कौन थे। तो हम आपको आज बताएंगे वेंगरी मथाई कौन थे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1987। 1987 को ही वेंगरी मथाई को पर्यावरण चैंपियन का वैश्विक 500 पुरस्कार दिया गया था पहली बार। अर्थात जो वैश्विक 500 है, ग्लोबल 500 जो प्राइज है, पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1987 से हुई थी। और ये वेंगरी मथाई को पहली बार मिला था। और वेंगरी मथाई कौन थे? ये फ्रेंड्स, ये जो केन्या थे, ये केन्या के रहने वाली एक महिला थी। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण दिवस केन्या के नैरोबी, अर्थात केन्या के नैरोबी मुख्यालय में मनाया गया था। इसमें वेंगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियंस को ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए गए थे। और आपको बता दें कि जो यूएनईपी, यूनेप, इसका मुख्यालय भी यहीं पर है। कहाँ पर? केन्या के नैरोबी में। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1987 में दिया गया था पहली बार वेंगरी मथाई सहित पर्यावरण चैंपियन को कौन सा? ग्लोबल 500 पुरस्कार। कब? 1987 में। बार बार फ्रेंड्स इस पर जोर दे रहा हूँ, 1987, 1987। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहला पृथ्वी दिवस कब बनाया गया था? 1992, 2001, 1970 या फिर 1982? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1970 को पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। और चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं। जो पहला पृथ्वी दिवस है फ्रेंड्स, यह 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। कब? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। और वर्ष 2021 में हम इसकी स्थापना की कौन सी 51वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, 1970 को मनाया गया था पहला पृथ्वी दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है? गेलार्ड नेल्सन, वंदना शिव, वंगारी मथाई या फिर मार्क बोयल? तो मुझे मालूम है कि आप लोग इसका आंसर जानते हैं और आप ऑप्शन बी पर आपका ध्यान जा रहा है। चलिए बी पर नहीं तो कुछ लोगों का ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान जा रहा होगा, वंगारी मथाई, क्योंकि पहले कई प्रश्नों में आपने वंगारी मथाई के बारे में जान लिया है भली प्रकार से। लेकिन फ्रेंड्स जो भाई बहन ऑप्शन नंबर सी अर्थात वंगारी मथाई को इसका राइट आंसर मान रहे हैं तो वे 200% गलत हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेलार्ड नेल्सन। पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है? गेलार्ड नेल्सन को। और चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से और जान लेते हैं। देखिए पृथ्वी दिवस की जो स्थापना है, पृथ्वी दिवस की स्थापना पर्यावरण शिक्षा के लिए ये कौन थे? अमेरिकी सीनेटर थे। कौन? गेलार्ड नेल्सन। इन्होंने की थी इसकी स्थापना किसकी? पृथ्वी दिवस की। अर्थात इसलिए पृथ्वी दिवस का जनक कहा जाता है गेलार्ड नेल्सन को। और ये कौन थे? ये अमेरिका के एक सीनेटर थे, अर्थात एक सांसद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही तो फ्रेंड्स लाइक बिल्कुल कर दिया करें। आप लाइक नहीं करते, लाइक करने में आपका क्या जाता है फ्रेंड्स? आपके पैसे नहीं लेते, कोई खर्च नहीं होता, लेकिन आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है, हमें और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वनों को काटने का परिणाम होता है, क्या होता है? मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, वर्षा और नमी में वृद्धि, उष्णता में कमी या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी? तो देखिए मेरे भाई बहनों, यदि आप उपरोक्त सभी सोच रहे हैं तो आप 100% गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए वर्षा और नमी में वृद्धि, अब बताइए वनों को काटने से क्या वर्षा में वृद्धि होगी? क्या नमी में वृद्धि होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि जब वनों का ह्रास होगा, वन रहेंगे ही नहीं, वनों में निरंतरता, जो निरंतर कटाई होती रहेगी, तो वर्षा अधिक कैसे होगी? क्योंकि वर्षा को लाने के लिए जिम्मेदार कौन होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं, वन होते हैं।
लेकिन जब वनों को हम लगातार काटेंगे, उनका ह्रास होगा, तो वर्षा में भी कमी होगी, और वर्षा में कमी होगी तो नमी में कमी होगी। लेकिन फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़, अर्थात वनों को काटने का जो परिणाम होगा वह मिट्टी का क्षरण होगा, अनियंत्रित बाढ़ होगी, अर्थात बरसात कभी तो बिना समय के बहुत ज़्यादा हो जाएगी और कभी होगी ही नहीं, लेकिन जब कभी होगी तो बहुत ज़्यादा होगी, और बहुत ज़्यादा होने से जो बाढ़ का जो भयावह रूप है वह धारण कर लेगी, और मिट्टी का लगातार कटाव होगा, क्षरण होगा। इसलिए आपने देखा होगा भारत के कई राज्यों में यह बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है अनियंत्रित बाढ़ की, क्योंकि फ्रेंड्स हम लगातार अपने आवास के चक्कर में, अपने आवास को बनाने के लिए हम प्राकृतिक आवासों का ह्रास कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, और प्राकृतिक आवास अर्थात हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, और लगातार वनों की कटाई करने से हमें जो परिणाम भुगतने पड़ते हैं वो अनियंत्रित बाढ़ के रूप में हमारा बहुत भारी और गंभीर नुकसान होता है। इसलिए फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से बचिए और ध्यान दीजिएगा कि वनों की कटाई बिल्कुल ना हो, अर्थात हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कम से कम उनको नुकसान पहुंचाएं। चलिए फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इसको और थोड़ा समझते हैं। इसका विकल्प ए सही होगा, आपको मालूम चल गया है, क्योंकि फ्रेंड्स यदि वनों को काट दिया जाएगा तो वर्षा कैसे अधिक होगी, और जब वर्षा नहीं होगी तो नमी में भी वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मानसून को लाने का जिम्मेदार कौन है? वृक्ष और पेड़ पौधे ही होते हैं, और यदि यही नहीं होंगे तो वर्षा अधिक कैसे होगी? इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ इसका राइट आंसर होगा। वनों को काटने का ये परिणाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? चार्ल्स डार्विन, ए फिटिंग, लेमार्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब फ्रेंड्स जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग मतलब आप मालूम है आपको कि पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण जो हमारे चारों ओर का जो आवरण है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसके बीच में जो सब कुछ है, अर्थात जैविक घटक, अजैविक घटक, अर्थात बायोटिक कंपोनेंट और जितने भी हमारे जो एबायोटिक एलिमेंट्स हैं, उन सभी का जो योग है वह कहलाता है पर्यावरण। और ये परिभाषा है, अर्थात जो जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये बात किसने कही थी? यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है ऑप्शन नंबर बी, ए फिटिंग का। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए फिटिंग। इसने ही कहा था कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? स्वच्छता का वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, या फिर सतत विकास का वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी मृदा संरक्षण वर्ष। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास का वर्ष, अर्थात ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये घोषित किया था अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब? 2002 को। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस किसी वर्ष को किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए घोषित किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, तो उस वर्ष में उस चीज़ के लिए या उसके संरक्षण के लिए उस पर अधिक ध्यान दिया जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। तो इसलिए जो 2002 वर्ष था उसको सतत विकास के वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया था। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी प्रश्न आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। इस टॉपिक में से आपको जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे अपने आप में एक से बढ़कर एक होंगे, इसलिए आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना ही होगा यदि आपको 2-3 आपके मार्क्स चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाता है? आपको पहले बता दिया गया है, हिंट दे दिया गया है, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय यहाँ लेने की जरूरत नहीं है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? गरीबी कम करना, धारणीय विकास, वातानुकूलन, या फिर कागज के थैलों का प्रयोग। आप क्वेश्चन की प्रकृति से थोड़ा बहुत आप अनुमान लगा रहे होंगे, अपना दिमाग का जो सेंस है उसको खोल पा रहे होंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गरीबी कम करना। इसका संबंध नहीं है पर्यावरण सुरक्षा से, पर्यावरण सुरक्षा ये नहीं है, इसके अंतर्गत ये नहीं आता। धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सस्टेनेबल ग्रोथ, ये इसके जो पर्यावरण सुरक्षा नहीं है। वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग, तो इसलिए ये सब नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गरीबी कम करना। जो पर्यावरण सुरक्षा नहीं है अर्थात इसका संबंध, गरीबी कम करने का संबंध इससे नहीं है, बाकी का संबंध है। धारणीय विकास का भी है, वातानुकूलन का भी है, और कागज के थैलों का प्रयोग, इन तीनों का ही संबंध पर्यावरण सुरक्षा से है और नहीं है पूछा गया है। तो किससे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पृथ्वी दिवस एक घटना है, कौन सी घटना है? कैसी घटना है? वार्षिक है, द्विवार्षिक है, त्रिवार्षिक कार्यक्रम है, या फिर ये चतुर्थ वार्षिक कार्यक्रम है? अर्थात जो पृथ्वी दिवस है ये है कितने वर्षों के अंतराल के बाद मनाया जाता है, ये पूछा गया आपसे प्रश्न में। तो बताइए, यदि आपने पिछली वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा, सुना होगा,
तो ये कैसा कार्यक्रम है साथियों? पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये प्रत्येक वर्ष आता है, तो इसलिए कैसा कार्यक्रम होगा? ये हो जाएगा वार्षिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहला पृथ्वी दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? स्वीडन में, यूएसए में, स्विट्जरलैंड में या फिर जापान में? फ्रेंड्स, पहला सम्मेलन नहीं, पहला जो अपने पता है कि बड़ा सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में, लेकिन 1972 में। लेकिन आपसे यहाँ पूछा गया पहला पृथ्वी दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। तो साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला पृथ्वी दिवस समारोह हुआ था और इस दिन पर्यावरण सुधार के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन में लगभग 20 मिलियन अमेरिकियों ने भाग लिया था। इसलिए ये अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो पहला पृथ्वी दिवस समारोह था यह आयोजित किया गया था यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसमें लगभग 20 मिलियन अमेरिकियों ने भाग लिया था, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया था। चलिए, इसलिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? सामाजिक वानिकी से, वन महोत्सव से, वनारोपण से या फिर लकड़ी काटने से? तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को। जो सामाजिक वानिकी है अर्थात जो वन लगाने का जो कार्यक्रम है, वन महोत्सव जो हम मनाते हैं अर्थात लोगों को प्रेरित करते हैं, मोटिवेशन देते हैं वनों को लगाने के लिए, वन महोत्सव मनाने का ये मतलब होता है। और जो वनारोपण है अर्थात वनों का रोपण, पौधों का रोपण, तो क्या इन सभी से संतुलन बिगड़ेगा? नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा किससे? एकमात्र लकड़ी काटने से। और लकड़ी काटने का मतलब है वनों को ह्रास पहुंचाना, वनों को काटना, उनमें निरंतर कमी करना। इससे क्या होगा? इससे पूरा ही पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। वनों का ह्रास होगा, उनका क्षरण होगा, तो क्या होगा? पहले आपको बताया गया है, मिट्टी का क्षरण होगा, मिट्टी का कटाव होगा, अनियंत्रित बाढ़ अपना रूप ले लेगी और बिना समय के वर्षा होगी। जब समय होगा, जब वर्षा होनी होगी तब होगी नहीं। और आप देख रहे हैं, आप हमारे आज भारतवर्ष में क्या हो रहा है, भारतवर्ष में पूरी दुनिया में ही क्या हो रहा है, बिना समय के बारिश हो जाती है अचानक से। मौसम वैज्ञानिक अपना जो अनुमान है वो उनका धरा का धरा रह जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, वनों को काटना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर दक्षिणी सौराष्ट्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यदि यहाँ पर दक्षिण बंगाल भी देता तो वो भी सही होता, क्योंकि फ्रेंड्स जो मैंग्रोव वन है, और मैंग्रोव वन पहले तो समझिए कि मैंग्रोव वन होते क्या हैं। मैंग्रोव वन को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? हम मैंग्रोव वन को बताइए फ्रेंड्स, फटाफट आप कमेंट करिएगा कि मैंग्रोव वन आपने बहुत बार सुना होगा। यदि आपको नहीं मालूम है तो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स। मैंग्रोव वन उन वनों को कहते हैं जो पृथ्वी व समुद्र के बीच एक बफर की तरह कार्य करते हैं, मतलब प्रतिरोध की तरह कार्य करते हैं, बफर की तरह। आप समझिएगा, ये समुद्र है और यहाँ पर ये इसका तट है, और तटीय इलाके में ये मैंग्रोव वन होते हैं। और मैंग्रोव जैसे कि आपने सुना होगा, कौन सा? यहाँ पर पश्चिम बंगाल के नीचे, बिल्कुल दक्षिणी बंगाल के नीचे कौन से वन होते हैं? यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, और सुंदरवन के डेल्टा में कौन से वन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? यहाँ पर मैंग्रोव, सदापर्णी, पर्णपाती, तीनों ही तरह के वनों का संयोजन है। लेकिन आपके ऑप्शन में, विकल्प में दक्षिणी बंगाल दिया ही नहीं गया, दिया क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तीनों तरह के वनों का संयोजन है। मैंग्रोव वन जो पृथ्वी व समुद्र के बीच एक बफर की तरह कार्य करते हैं, और जो समुद्री प्राकृतिक आपदाएं होती है उनसे क्या करते हैं? ये मैंग्रोव वन तटों की रक्षा करते हैं। और जो समुद्री लहरें हैं, जो उनका वेग है, इनकी वजह से उनके वेग में कमी आती है। जो समुद्री लहरों का वेग कम हो जाता है और तटों को कम से कम हानि पहुंचती है, ये उनके वेग को कम कर देते हैं, उस झटके को खुद ही झेल जाते हैं। इसलिए ये वन बहुत महत्वपूर्ण है। और आपके सदापर्णी वन, ये सदापर्णी वन कौन से हैं? ये भी सदाबहार जो एवरग्रीन है, जो सदाबहार होते हैं, जिनकी पत्तियां लगभग पूरे वर्ष हरी भरी रहती है, उनको हम सदापर्णी वन कहते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और जो पर्णपाती वन है फ्रेंड्स, ये पर्णपाती क्या होते हैं? इन्हें हम पतझड़ वन भी कहते हैं। अर्थात ये किसी निश्चित समय में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती वन कहते हैं या फिर पतझड़ वन कहते हैं। और इन तीनों ही वनों का संयोजन, मैंग्रोव, सदापर्णी और पर्णपाती, इन तीनों ही वनों का संयोजन कहाँ पर मिलता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। लेकिन मिलता यहाँ पर भी है, आपके सुंदरवन का जो डेल्टा है यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन ऑप्शन में आपका ये दिया ही नहीं गया, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो यूजफुल लग रही होगी। क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं किसका? फ्रेंड्स देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, सारा कुछ आपके दिमाग में फीड करने के लिए, ताकि आप दोबारा जिंदगी में ना भूलें, इसलिए वीडियो लंबी हो रही है, आपको सब कुछ डिटेल से समझाना पड़ रहा है। पेड़ पौधे प्रदूषण घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण कम करते हैं।
किसका अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं किताबों में। जो पेड़ पौधे हैं वे क्या लेते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं। और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन हम लेते हैं, जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जीव जंतुओं को। और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 2 फरवरी, 27 फरवरी या फिर 3 मार्च? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 3 मार्च। 3 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, कोलकाता, हैदराबाद या भोपाल? तो फ्रेंड्स आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे कि वन अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ है। तो कहाँ है फ्रेंड्स? देखिए वन कैसे होते हैं? वन फ्रेंड्स कैसे होते हैं? वन हरे भरे होते हैं। वन कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। और हरा शब्द किस में आया है? देहरा, अर्थात हरा। देहरादून, देहरादून में ही है वन अनुसंधान संस्थान। इसलिए याद रखिएगा जहाँ पर भी हरे भरे वन दिखाई दें तो दिमाग लगाइएगा कि जो अनुसंधान संस्थान होगा ये यहाँ पर होगा देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 24 मार्च या फिर 1 अप्रैल? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को ही मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वनारोपण प्रक्रिया है, बताइए कैसी प्रक्रिया है वनारोपण? वन साफ करने की है, पेड़ काटने की है, ज़्यादा पेड़ लगाने की है या फिर वन संसाधनों को एकत्र करने की है? बताइए कैसी है? आप प्रेडिक्शन करिएगा, अनुमान लगाइएगा। थोड़ा भी दिमाग यदि आपका चल रहा है EVS की तरफ। फ्रेंड्स यदि आपका जो स्कोर इन 25 प्रश्नों में से यदि आपका 15 भी रहा तो इसका मतलब आप EVS में अच्छे हैं, आपका स्कोर बढ़िया है। लेकिन यदि आपके 10 क्वेश्चन भी अर्थात 10 में से 15 के बीच में आपके क्वेश्चंस राइट नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स आप EVS में बहुत कमज़ोर हैं, आप पर्यावरण में बहुत कमज़ोर हैं। आपको बहुत ज़्यादा कठिन हार्डवर्क अर्थात मेहनत करने की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वनारोपण पर जो प्रक्रिया है वनारोपण की यह है ज़्यादा पेड़ लगाने से संबंधित है। देखिए वन साफ करने की बिल्कुल नहीं हो सकती, पेड़ काटने की बिल्कुल नहीं, वन संसाधनों को एकत्र करने की बिल्कुल नहीं। भाई देखिए वन संसाधन आप एकत्र करेंगे तो इसका मतलब क्या है? आप वनों को ज़्यादा काटेंगे, आप लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और उनसे जो सामान बनेगा उसी को हम कहते हैं वन संसाधन। लेकिन इसके ये सभी रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ज़्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं वनारोपण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए है क्विज के रूप में, ये आपका होमवर्क है। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ में लिखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और फ्रेंड्स बताना कि कौन से वर्ष इसका स्टार्ट हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, किस वर्ष हुई थी और ये सम्मेलन जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये किस सम्मेलन की देन है, ये भी आपको पूरा बताना है। यदि आप पूरा डिटेल से लिखते हैं तो फ्रेंड्स आपको चीज़ें दिमाग में रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं पूरा डिटेल के साथ में लिखा करिएगा ताकि आपको चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए याद रहा करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को एक थम्स अप ठोक दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा।